नालंदा के सोसराय में संदिग्ध मौतों की संख्या बढ़कर हुई 9। पावापुरी विम्स में कालिया उर्फ शंकर की मौत। जहरीली शराब पीने से मौतों की आशंका। मामले में अब तक 5 लोग गिरफ्तार। हड़ताल पर पटना की सबसे बड़ी सब्जी मीठापुर सब्जी मंडी के सब्जी विक्रेता। दुकानों को गर्दनी बाग स्टेडियम शिफ्ट किए जाने का विरोध। पानी जमा होने और सुविधाओं की कमी से दुकानदार परेशान। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 6,325 नए मामले। पटना में सबसे ज्यादा 2,305 केस। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 36,000 के करीब। झगड़िया में पुलिस वाले ने जुर्माना भरने में आनाकानी करने पर रिक्शा चालक को मारा थप्पड़। पुलिस की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल। पटना में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग ने झांकी पूरी ताकत। मार्च महीने तक फर्स्ट फेज के निर्माण का काम पूरा करने का लक्ष्य। मुंबई की तरह पटना में भी लोग ले सकेंगे मरीन ड्राइव का मजा। और बिहार में पछुआ हवा की रफ्तार में आई कमी। लोगों को शीत लहर से मिली थोड़ी राहत। रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट की संभावना। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्र और आप देख रहे हैं अपना बिहार। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नालंदा से, जहां सोसराय की छोटी पहाड़ी में संदिग्ध मौतों का मामले में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर कुल मिलाकर 9 हो गई है। पावापुरी विम्स में कालिया उर्फ शंकर की मौत हुई है। इलाज के दौरान विम्स में ही शंकर की मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि शराब पीने से ही इसकी मौत हुई। बता दें कि संदिग्ध मौतों के मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार लोगों से अभी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां पर 9 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ये जांच का विषय है, लगातार जांच की जा रही है। हालांकि परिजनों की तरफ से इस बात को लेकर पुष्टि की जा रही है कि कहीं ना कहीं इन सभी लोगों की मौत शराब के सेवन से ही हुई है। और इस पूरे मसले को लेकर सवाल कई उठ रहे हैं। मौतों की 24 घंटे के बाद भी स्थिति अब तक साफ क्यों नहीं हो पाई है? इन लोगों की मौत आखिर कैसे हुई? क्या इसका जवाब किसी के पास है? परिजन शराब से मौतों की बात कह रहे हैं, जबकि प्रशासन जांच की बात कह रहा है। आखिर ये जांच कब पूरी होगी? कब मौतों के कारणों का पता चल पाएगा? क्या मौतों की पहेली में इस तरीके से प्रशासन आखिर क्यों उलझ पड़ा है और अब तक मौतों के कारणों का पता क्यों नहीं चल पाया है? साथ ही साथ परिजनों की बातों पर प्रशासन को क्यों संदेह है? 9 मौतों का आखिरकार गुनहगार कौन है? तो ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो जहरीली शराब के सेवन की बात परिजनों की तरफ से तो की जा रही है, लेकिन अब तक ये पूरा मसला जांच का विषय बना पड़ा है। कुल 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। और इस वक्त हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से 24 घंटे का वक्त बीत चुका है और अब तक 9 लोगों की मौत के बाद भी प्रशासनिक कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी और अब तक क्यों इस पूरे मसले का खुलासा नहीं किया गया है? जी, बता दूं कि फिलहाल इस मामले में अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी एक और है जो विम्स में इलाज चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से परिजन भी छुपाने के जो काम कर रहा है, इससे जो है परिजन भी शक के घेरे में है। क्योंकि जब पुलिस खोज रही थी तो 2 लोग हैं जो घर में छिपाकर खुद इलाज कर रहे थे। जब पुलिस सर्च अभियान चला रही थी तो कराते हुए नजर आए, जिससे इलाज के लिए आनंद फानंद में विम्स रेफर किया गया, जहां एक की मौत हो गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस भी लगातार सर्च अभियान अभी भी चला रही है, जिस मामले में अभी तक जो बता दें कि जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और शराब भी बरामद किया गया है। तो यहाँ यह भी है, बता दें कि जो छोटी पहाड़ी इलाका है, ये वही इलाका है
जहां पर कि जो बाहर से है शराब मंगाकर यहां बेचने का काम किया जाता है, जिसके बाद लोग है जो सेवन करते हैं और सेवन के बाद जो आज नतीजा है जो सामने सबके सामने आ गई है। तो एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से लगातार जो शराब के जो सेवन कर रहे हैं, लोगों को माना करने के बाद भी जो कि शराब जहरीला है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं, लगातार सेवन कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज 9 लोगों की मौत हुई है और कई और लोग हैं जो इसकी जद में आ सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से छुपा रुस्तम लोग इलाज करा रहा है अस्पतालों में जाकर, घरों में जाकर। लेकिन अभिषेक सवाल तो ये है कि पूरे 24 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। सिर्फ शराबों को पकड़ा गया, कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई, लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि इन लोगों की मौत, यानी कि कुल मिलाकर 9 लोगों की मौत हो गई। पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जी, फिलहाल इस मामले में अभी तक पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंतजार कर रही है, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आते, जब तक कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन जो है मामला है, फिलहाल जो शराब बरामदगी हुई है और जो है कि चोरी छुपे लोग शराब पी रहे हैं, बेचने के काम कर रहे हैं। हालांकि उत्पाद विभाग भी यहाँ पर दोषी मिल सकते हैं, क्योंकि जो उत्पाद विभाग की टीम है बड़ी संख्या में पुलिस बल उपलब्ध करा दिया गया, फिर भी उन लोग क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? क्या स्थानीय पुलिस के ही भरोसे सब छोड़ दिए है? लेकिन जिस तरह से उत्पाद विभाग को भी है कि कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोग थाने में बैठ के आराम फरमाते रहते हैं, जिसका नतीजा है कि आज जिस तरह से जो घटना घट रही है, इसके पीछे उत्पाद विभाग ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो बाहर निकल जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है कि इस पूरे मामले में, क्या उन 5 लोगों की तरफ से किसी तरह की जानकारी दी पाई, किसी तरह का खुलासा किया गया है? जी, फिलहाल इसमें एक मुख्य धंधेबाज है बोकर पासवान, जिसे भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल कोई खुलासा नहीं कर पाया कि वो शराब कहां से लाके बेचते थे और कहां निर्माण किया जाता था। लेकिन जिस तरह से है कि यहाँ शराब का निर्माण तो नहीं कराई जाती है, लेकिन कच्चा स्प्रिट और शराब है जो बाहर से मंगाई जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए। तो नालंदा से आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां कुल मिलाकर 9 लोगों की जान जहरीली शराब के सेवन से चली गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में पुलिस लगातार जुटी हुई है, 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और आगे की जांच की जा रही है। और शराब जानलेवा है, सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। एक नजर डालते हैं पिछले साल शराब से हुई मौतों के आंकड़ों पर। शराब जानलेवा है, 2021 में जहरीली शराब की 7 बड़ी घटनाएं घटी। 2021 में जहरीली शराब से 115 लोगों की मौत हुई। वहीं नवंबर महीने की बात करें तो बेतिया में शराब से 15 लोगों की मौत हुई। साथ ही साथ नवंबर महीने में ही गोपालगंज में शराब से 21 लोगों की मौत हुई है। नवंबर महीने में समस्तीपुर की अगर बात कर लें तो समस्तीपुर में भी जहरीली शराब के सेवन से 7 लोगों की मौत की खबर आई। नवंबर महीने में ही मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब के सेवन से 6 लोगों की मौत हो गई और 28 अक्टूबर को जहरीली शराब से 8 लोगों की जान चली गई। 17 फरवरी की बात कर लें तो मुजफ्फरपुर के कटरा में शराब से 5 लोगों की मौत हुई। 26 फरवरी की तारीख में मुजफ्फरपुर के ही मनियार में 2 लोगों की जहरीली शराब के सेवन से मौत हो गई। 12 अक्टूबर की बात करें तो वैशाली के राजा पाकड़ में 1 की मौत हुई। 24 अक्टूबर को सिवान के गुथानी में शराब से 4 लोगों की मौत हुई। नवादा के होली के दौरान 16 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, अगर आपको याद हो तो। और जुलाई में पश्चिमी चंपारण के लौरिया में कुल मिलाकर 16 लोगों की मौत हुई। यानी कि ये आंकड़े से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लगातार ये कोशिशें, हर वो जोर आजमाइश की जा रही है कि किसी भी तरीके से पूर्णतः बिहार में शराबबंदी को लागू किया जाए, तो दूसरी ओर जहरीली शराब का सेवन करना लोग बंद नहीं कर रहे हैं और इससे मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नालंदा में संदिग्ध परिस्थितियों में 9 लोगों की मौत को लेकर बिहार में अब सियासत गर्मा उठी है। शराबबंदी पर आरजेडी के साथ साथ बीजेपी के प्रेम रंजन पटेल ने भी बड़े सवाल खड़े किए हैं।
मातम की ये तस्वीरें नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी की हैं। सुबह से अब तक एक एक कर कई लोगों की मौत हो चुकी है। घर वालों का कहना है कि मरने वालों ने शराब पी रखी थी। संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वालों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे जाड़े के इस मौसम में बिहार का सियासी तापमान चढ़ता जा रहा है। और कितने लोगों की जान ये सरकार लेगी? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं कि सारा फोकस सरकार का सारा सिस्टम, सारे अधिकारी पदाधिकारी शराबबंदी में लगे हुए हैं। इसके बाद भी शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही इन मौतों ने आरजेडी को शराबबंदी पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। लेकिन बड़ी बात है कि अब तो बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने भी शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर दी है। शराब का लगातार जो है से शराबबंदी के बावजूद बिक्री हो रही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अब तक लगातार जो है से शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री होती रही है और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं उसमें और उन त्रुटियों के कारण ही शराब की बिक्री हो रही है। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नालंदा के सोहसराय में हुई इन मौतों पर दुख जताया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि लगातार अभियान चल रहा है, इस मामले में भी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की घटना हुई है तो उसको सख्ती से हम सब निपटाते भी हैं और उन कारणों को भी खोजते हैं और उस पर सरकार काम भी करती है कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसको हम कैसे रोकें। शराबबंदी को लेकर सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। बावजूद इसके कुछ घटनाओं का हो जाना निश्चित रूप से चिंता की बात है। लेकिन सवाल है कि कुछ नेता शराबबंदी की क्यों चाहते हैं समीक्षा? शराबबंदी की समीक्षा से क्या होगा? क्या शराब पीने की छूट मिलने से मौतें नहीं होंगी? अगर शराब पीने की छूट मिलने के बाद भी मौतें होती हैं, तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या विपक्ष लेगा मौतों की जिम्मेवारी? अगर नहीं, तो फिर बार बार शराबबंदी की समीक्षा की मांग क्यों की जाती है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र की रिपोर्ट। वहीं नालंदा में 8 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की बात कही है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इसको प्रतिष्ठा का सवाल बना लिए। जब किसी कानूनों को जब प्रधानमंत्री बैक कर सकते हैं तो शराब की नीति पर समीक्षा न किया जाए, ये कहाँ की बात है। इसलिए समीक्षा करना ही हम लोग चाहते हैं कि उचित हो। आज नालंदा में हुआ, उस समय गोपालगंज में हुआ, कहाँ नहीं हुआ। अगर शराब से मौत कहा नहीं जा सकता। और नालंदा के रहुई में पुरानी रंजिश को लेकर गोलीबारी हुई है। 2 लोगों को गोली मारी गई है। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। दरअसल शंभू यादव और कमलेश यादव के बीच कई दिनों से विवाद चलता आ रहा है। आरोप यह है कि इसी विवाद में कमलेश यादव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर शंभू यादव और अजय यादव को गोली मारी है। बाथरूम करने जा रहे थे तो या स्कूल तक तो रगेब के मार दिया गोली। क्या वो क्या लगा गोली? लगाए 2 के। कौन कौन? एक को शंभू यादव के, एक हमको। तो क्या मारा है? मारा एक कारू यादव का बेटा विपिन कुमार। हाँ। और एक हमको मारा है कमलेश यादव उर्फ कारी। थोड़ा बहुत लड़ाई चल रहा था, इसीलिए आकर अकेले पकड़ मार दिया।
और अब खबर राजधानी पटना से, जहां की सबसे बड़ी सब्जी मंडी यानी कि मीठापुर सब्जी मंडी की सब्जी विक्रेता हड़ताल पर हैं, जिसके कारण आज यहां सब्जियां नहीं बिकेंगी। दुकानदार कोरोना के नाम पर सब्जी मंडी को गर्दनी बाग स्टेडियम ले जाने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि गर्दनी बाग स्टेडियम में पानी जमा है और दुकानदारों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। दुकानदारों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता ऋतु रोहिणी ने। पटना की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मीठापुर सब्जी मंडी जो है वो आज उसके विक्रेता हड़ताल पर हैं। वजह कोरोना के कारण भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने मीठापुर के सब्जी मंडी को पटना के गर्दनी बाग स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुविधा के नाम पर इस स्टेडियम में क्या हालात हैं। चारों तरफ जो है वो पानी लगा हुआ है। ऐसे में सब्जी मंडी के जो विक्रेता हैं वो स्टॉल अपना लगाने में उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से वो हड़ताल पे चले गए हैं। आप इस खाली टोकरी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज पटना का जो सबसे बड़ा सब्जी मंडी है वो हड़ताल पे है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ सब्जी विक्रेता ही हैं, हम सीधे तौर पर उनसे ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी समस्या क्या है, क्या दिक्कत हो रही है। कि वहाँ पर मीठापुर में भी सब्जी मंडी से वहाँ से यहाँ भगा दिया गया। यहाँ बारिश के चलते सर को बोला गया था, साहब को, डीएम साहब को, कि यहाँ पर गंगा मिट्टी नवा के जगह को जो दुकान लोग खोले हुए थे वो लोग बैठता, तब तो रोड पर आ गया, तो रोड पर जगह नहीं है उतना सर। इसके लिए फिर ये लोग सोचा कि हम अब क्या करें, मारपीट पुलिस कर रही है, तो ये लोग कहा कि हड़ताल कर दीजिए, कुछ मिलेगा, सुविधा मिल जाए, सुविधा मिले कि हम लोग गरीब लोग बेच सकते हैं। क्या कुछ दिक्कत है क्या आपकी? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, खाली मिट्टी भरा जाए तो सब व्यवस्था सही हो जाए। मिट्टी दुकान लगाने में दिक्कत हो रही है। दुकान लगाने में दिक्कत हो रही है। वो लोग अस्थायी खोज रहे हैं जगह, जगह अस्थायी चाहिए, ताकि बहुत लोग को कष्ट हो रहा है, झेलना पड़ रहा है। ग्राहक इधर से इधर हो जाते हैं, बहुत परेशानी होता है, ग्राहक भी नहीं आने पर नहीं बिकेगा सामान, इसीलिए एक जगह स्थायी खोज रहे हैं। तो जिला प्रशासन जो है उनको इन सब्जी विक्रेताओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक तो कोरोना की मार जो है वो व्यवसाय के ऊपर ऐसे ही पड़ रही है, ऐसे में इस तरीके के हालात का निकल करके सामने आना इनके लिए थोड़ी सी स्थिति जो है वो इनकी बिगाड़ रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात कोरोना के कहर की। लगातार पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट की खबर सामने आई है। अस्पताल के 4 डॉक्टर और 4 पारा मेडिकल स्टाफ के रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने से अस्पताल महकमे में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हुए कोरोना के 144 सैंपल जांच में 61 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। नालंदा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हीरा लाल महतो ने अस्पताल के 4 डॉक्टर और 4 पारा मेडिकल स्टाफ के कोरोना संक्रमित पाए जाने की पुष्टि की। गौरतलब है कि एनएमसीएच के डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों और पारा मेडिकल स्टाफ के लगातार कोरोना संक्रमित पाए जाने से अस्पताल में हड़कंप है। फिलहाल अस्पताल में कोरोना संक्रमित 18 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कटिहार में जिला प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्था की गई है। व्यवस्था सुदूर इलाकों के लिए, जहां मरीजों तक एम्बुलेंस की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है, वैसे इलाकों के लिए बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। इस बाइक एम्बुलेंस में फर्स्ट एड किट है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, सायरन लगे हुए हैं। एम्बुलेंस की परेशानी झेल रहे कटिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों से लेकर सुदूर इलाकों तक के लिए बाइक एम्बुलेंस कारगर साबित हो सकती है। जायजा लिया संवाददाता सुब्रत गुहा ने।
बीमार मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस एक बड़ा उपयोगी वाहन होता है, लेकिन कटिहार में एक एम्बुलेंस के एक नए प्रारूप से आपसे परिचय करवाते हैं। देखिए, ये बाइक एम्बुलेंस है और ये बाइक एम्बुलेंस की खासियत है कि बड़े एम्बुलेंस आमतौर पर जो गांव के सुदूर इलाके में पगडंडी तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये वहां तक पहुंचकर लोगों को जरूरी सुविधा उपलब्ध कराए। इसमें जो तत्काल पंखा भी लगा हुआ है और एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल कटिहार में ऐसा 2 एम्बुलेंस आ चुका है और लगभग 10 एम्बुलेंस कटिहार में आना है। जो इसके प्रभार में है उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से ये अलर्ट हुआ है और क्या क्या इसमें सुविधा, कहाँ से अलर्ट हुआ है? ये जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया है, नीति आयोग के फंड से ये इसका क्रय किया गया है और वो हमारे स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाया गया है। ये कितना अलर्ट होना है कटिहार में? ये 10 होना है, अभी 2 आ चुका है और जो ये भेज रहे हैं उनका कहना है कि 1 सप्ताह के अंदर में 10 भी आ जाएगा। आम एम्बुलेंस से इसका क्या अलग है? क्या ये आम एम्बुलेंस से इसलिए अलग है कि आम एम्बुलेंस सभी जगह नहीं जा पाते हैं। ये मोटरसाइकिल एम्बुलेंस है, ये छोटे छोटे जगह पर भी जा सकेंगे जहाँ पे कि रोड की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जहाँ पे बड़ा एम्बुलेंस नहीं जा पाएगा, ये एम्बुलेंस वहाँ चला जाएगा। तो ये क्या क्या सुविधा इसमें लैस है? इसमें कि फर्स्ट एड किट है, ऑक्सीजन है, कि सायरन वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है इसमें। 200 सीसी का बाइक है तो इसमें पावर भी बहुत ज़्यादा है। सुदूर इलाके तक एम्बुलेंस की पहुंच नहीं था, अब वहां तक ये बाइक एम्बुलेंस पहुंचकर लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। वहीं पुलिस बहाली की फिजिकल परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को सड़क पर जिम करने की मजबूरी आ गई है। एक तरफ कोरोना की वजह से जिम, पार्क, स्टेडियम सब कुछ बंद है, तो दूसरी ओर फिजिकल परीक्षा की तारीख भी नजदीक है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों ने पटना की सड़कों पर ही तैयारियां शुरू कर दी है। सड़कों पर ही फिजिकल के लिए फिट रखने की तैयारी कर रहे हैं। इनसे बातचीत की हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी ने। पटना की सड़कों पर एक अजीब सा नज़ारा सुबह के इस वक्त में देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से लोग जो हैं सड़कों पर ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, डंबल्स उठा रहे हैं। ये आमतौर पर फील्ड पे या फिर जिम में दिखाई पड़ता है, बट सड़क पर इस तरीके से आखिर ये क्यों इस तरीके का जो ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है, हम इनसे ही बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे सड़क पे क्यों आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं? एक्चुअली पर्टिकुलर ग्राउंड पे भी क्लोज है तो हम लोग को रोड पे ही करना पड़ता है फिलहाल अभी। क्या वजह है क्लोज होने की? इसलिए कि हम लोग का फिजिकल डेट दे चुका है, तो इसलिए अभी प्रेजेंट में हम लोग का करना पड़ता है रोड पे ही, क्योंकि ग्राउंड सभी क्लोज अभी है। कोरोना की वजह से जो बंद हुआ है उस टाइम से ही, पिछले ही साल से ही वो कोरोना से बंद है, इस कारण से हम लोग ये सब करना पड़ता है रोड पे ही। हमारे सर चंदन सर हैं, वही फिलहाल अभी सब देख रेख में करते हैं सर, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं फिलहाल। तो ये जो इस तरीके से बंद हुआ है और उसके बाद प्रैक्टिस करना आपके लिए जरूरी है, सड़क पे कर रहे हैं, गाड़ियां आ जा रही हैं, तकलीफ नहीं होती है? दिक्कत बहुत सारी तकलीफ है इसमें, जान का बहुत ज्यादा खतरा होता है ना, तो बट हम लोग को मजबूरी है, हम लोग को करना जरूरी भी है ना, क्या कि फिजिकल का डेट तो हम लोग को बहुत पास आ गया है, तो यही है। किन तरीकों के और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।